हो गया। हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हमने 3-4 लेक्चर को पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंप्लीट राजनीति को समझना है तो आपको कम से कम क्रम वाइज देखना पड़ेगा, शुरू से एक एक लेक्चर को देखना पड़ेगा, तभी आप राजनीति के हर एक पॉइंट को समझ पाएंगे, हर एक पहलू को समझ पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, अर्थात कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है, कौन कौन सा ऐसा स्कोप है, कौन कौन सा ऐसा दायरा है जहां तक हम राजनीति का अध्ययन करते हैं, अर्थात उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो किसका अध्ययन करेंगे? राजनीति का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो राजनीति विज्ञान का पहला क्षेत्र है वो है मानव का अध्ययन, अर्थात राजनीति विज्ञान का जो सबसे मुख्य विषय है, जो सबसे मुख्य विषय है वो कौन है? मुख्य विषय वो है मानव। कौन है? मानव। क्यों मानव है? राजनीति विज्ञान का सबसे मुख्य विषय मानव है। और क्यों मानव ही सबसे मुख्य विषय है, इसका हम लोग क्लियरिफाई करते हैं, देखते हैं क्यों ऐसा जरूरी है। ठीक है ना, यहाँ पे समझते हैं। देखिए, राजनीति में मानव का अध्ययन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजनीति में जो राजनीतिक संस्था या जो सरकार होती है वह अमूर्त होती है, अर्थात वो किसी भी प्रकार से अपनी एक्टिविटी को नहीं कर सकती है। ठीक है, उसकी एक्टिविटी को कौन दर्शाएगा? उसके एक्टिविटी को दर्शाएगा मनुष्य, मानव। ठीक है ना, इसीलिए मानव का अध्ययन करना, मानव राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। राजनीति का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन आ जाता है? मानव। अर्थात जब भी हम मानव का अध्ययन करते हैं तो किसका अध्ययन करेंगे? राजनीति का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे राजनीतिक संस्था का संचालन किसके द्वारा होता है? मानव के द्वारा होता है। व्यक्ति की सुरक्षा और विकास और उसकी बुद्धिमत्ता का होना जरूरी है। ध्यान दीजिए, किसी भी राजनीतिक संस्था का जो संचालन करता है वो मानव करता है, इसीलिए उसकी जो बुद्धिमत्ता होती है, उसकी जो एक तरीके से कह सकते हैं सुरक्षा, विकास और बुद्धिमत्ता। ठीक है ना, सुरक्षा उसकी होना जरूरी है, विकास होना जरूरी है और उसकी बुद्धिमत्ता का होना जरूरी है। अगर इन तीनों चीजों को हम डेवलप कर लेते हैं तो मानव का विकास के साथ साथ राजनीतिक संस्थाओं का भी विकास होगा, राज्यों का विकास होगा, और फिर राज्य के बाद पूरे देश का विकास होगा, देश के बाद अंतरराष्ट्रीय लेवल पर एक उसकी अलग ही पहचान बनेगी। इसीलिए मानव का क्षेत्र का मतलब मानव का अध्ययन करना जरूरी है। और मानव का जब हम अध्ययन करते हैं तो राजनीति विज्ञान का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ व्यक्ति और समाज के मूल्यों को प्राप्त करना, अर्थात जब भी हम राजनीति का अध्ययन करेंगे तो व्यक्ति के, समाज के उन मूल्यों का भी अध्ययन करेंगे, उन मूल्यों को प्राप्त करेंगे जो राजनीति विज्ञान के लिए, मानव के विकास के लिए, उसकी बुद्धिमत्ता के विकास के लिए और उसके हितों का जो विकास करेगा उसके लिए जरूरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मानव के सभी पक्षों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, सभी पक्षों का अध्ययन करने के पश्चात उसको इस दृष्टिकोण से देखा जाता है कि उनके सभी पक्षों का विकास हो। ठीक है, जब सभी पक्षों का विकास होगा तो उसी के साथ साथ राजनीति का भी विकास होगा और राज्य का भी विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब हम लोग मानव का अध्ययन करते हैं तो मानव के साथ साथ वो हम राजनीति के क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। और मानव के अध्ययन के अंतर्गत उसके संस्था, संचालन और व्यक्ति की सुरक्षा, विकास सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं, तब वो राजनीति का अध्ययन कहलाता है। ठीक है ना, चलते हैं अगले पॉइंट पे देखते हैं। ठीक है, राज्य का अध्ययन, यानी कि राज्य के जो राजनीतिक विषय का क्षेत्र है उसका जो दूसरा पॉइंट है वो है राज्य। ठीक है ना, पहले में हम लोगों ने देखा मानव, ठीक है, और दूसरे में हमने देखा राज्य। ठीक है, मानव को हमने देखा, मानव के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना जरूरी है, जैसे इसकी बुद्धि का विकास होना चाहिए। ठीक है, इसके सभी पक्षों का विकास होना जरूरी है। ठीक है, और व्यक्ति के जो सभी, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि उसके जो सुरक्षा या शांति की व्यवस्था होती है
उसका भी विकास होना जरूरी है, यानी उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, उसके विभिन्न पक्षों का विकास होना चाहिए, उसकी बुद्धिमत्ता का विकास होना चाहिए, तब जाकर के वो राज्यों का विकास कर सकता है। और जब सब इन सभी पॉइंटों का, सभी बिंदुओं का हम लोग अध्ययन करते हैं तो राजनीति के अंतर्गत आ जाता है, और यही सभी के सभी बिंदु राजनीति के क्षेत्र हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले है राज्य का अध्ययन। राज्य भी जिस तरीके से मानव राज्य का मुख्य विषय है, ठीक उसी प्रकार से मानव जिस तरीके से राजनीति का मुख्य विषय है, ठीक उसी प्रकार से राज्य भी राजनीति का बहुत मुख्य विषय है। क्यों? क्योंकि देखिए राज्य का जब भी हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, और उसके संस्था जो मूर्त संस्था है वो है उसका जो व्यक्ति यानी सरकार। ठीक है ना। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक राज्य है, ठीक है, राज्य, इसमें दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो सरकार का होना जरूरी है, ठीक है, और दूसरा जो है ये राज्य स्वयं ही होता है। ठीक है ना। तो राज्य जो होता है, राज्य के अंतर्गत ये जो सरकार है ये एक मूर्त संस्था है। मूर्त संस्था का मतलब ये चल सकती है, फिर सकती है, घूम सकती है, सभी एक्टिविटी कर सकती है, बट ये अमूर्त संस्था है, अमूर्त संस्था। ठीक है ना। अमूर्त संस्था का मतलब क्या है? अमूर्त संस्था का मतलब ये किसी भी प्रकार की अपनी एक्टिविटी को नहीं दिखा सकता, अपनी इच्छा को नहीं बता सकता, अपने किसी भी पॉइंट को ये दर्शा नहीं सकता। इसकी इच्छा को दर्शाना, इसके हर प्रकार के काम को करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। क्यों? क्योंकि सरकार के अंतर्गत, सरकार के अंदर वो सभी क्वालिटी विद्यमान होती है, चूंकि ये मानव के द्वारा बनाई गई होती हैं, इसीलिए ये राज्य की सभी इच्छाओं को, राज्य के कार्यों को, राज्य के संकल्पों को, राज्य के सिद्धांतों को पूरा करने का काम कौन करती है? सरकार करती है। ठीक है ना। इसीलिए इसका अध्ययन करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आगे हम लोग समझते हैं इसका मुख्य विषय। अब एक चीज और है इसके अंतर्गत एक चीज और है, राज्य का स्वरूप। ठीक है ना। राज्य का स्वरूप यानी राज्य का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमने देखा कि राज्य एक अमूर्त संस्था है, अमूर्त। ठीक है। और सरकार जो है, सरकार ये है मूर्त संस्था। ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, ये राज्य है, ये सरकार है, ये सरकार जो होती है इसके सभी कार्यों को देखती है, करती है, एक्टिविटी सभी चीज करती है। ठीक है ना। अब हम इसके अंतर्गत राज्य का जो स्वरूप होता है, राज्य का स्वरूप, ठीक है ना, जैसे राज्य का स्वरूप तब कैसा था, यानी कि प्राचीन भूतकाल में यानी कि बीते हुए काल में उसका स्वरूप कैसा था, वर्तमान में कैसा स्वरूप है, और भविष्य में कैसा स्वरूप होगा। ठीक है ना। भविष्य में कैसा स्वरूप होगा। ठीक है ना। जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो स्वरूप है, राज्य का जो स्वरूप है वो संघवाद है। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ संघवाद है तो हर जगह यह संघ व्यवस्था। संघ से मतलब ये होता है कि एक बीच में केंद्र होगा और केंद्र के अलग अलग और भी प्रांत होंगे। जैसे एक तरीके से हमारी जो केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिल्ली में है, और जो हमारे यहाँ प्रांतीय गवर्नमेंट है वो अलग अलग राज्यों में बटी पड़ी है। जैसे अगर इसको हम लोग दिल्ली माने, ठीक है ना, दिल्ली मान लें तो ये यूपी हो गया, ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया, या आंध्र प्रदेश हो गया, ये अलग अलग तरह के राज्य हैं। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो एशियन टाइम में यानी कि भूतकाल में राज्य कैसा हुआ करते थे। क्या राज्य अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ करते थे, या फिर एक ही राज्य को राज्य कहा जाता था, उनकी अवस्था कैसी थी, उनका स्वरूप कैसा था। वहीं वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि भारत में जो राज्य है, भारत में जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है, और भी कई तरह की जो है व्यवस्थाएं अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। फिर हम लोग भविष्य में बात करेंगे, भविष्य में हो सकता है कि तानाशाही व्यवस्था आ जाए, या फिर हो सकता है कि लोकतंत्र और बेहतरीन तरीके से लागू हो जाए। ठीक है। तो मतलब हम लोग देखेंगे कि राज्य का स्वरूप कैसा है, राज्य में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, राज्य में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है, किस प्रकार का शासन व्यवस्था अभी कार्य कर रही है, या फिर फ्यूचर में कौन सी शासन व्यवस्था कार्य कर सकती है। इसके पहले जब हम पढ़ा रहे थे आप लोगों को कि राज्य जो है किसके रूप में, कला के रूप में, पढ़ा रहे थे, राज्य कला के रूप में, तो वहां पे हमने एक चीज आपको बताया था, वहां पे विश्व संघ की बात की गई है,
वहां पे हमने विश्व संघ की बात कही है, अर्थात उसमें ऐसा बताया गया है कि राज्य जो है अलग अलग जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों का अस्तित्व खत्म करके एक संघ बनाया जाए, विश्व संघ के द्वारा उसको सभी राज्यों को क्या किया जाएगा, शासन प्रशासन करने का काम किया जाएगा, ठीक है ना। जस्ट लाइक जैसे इंडिया में वर्तमान समय में सेंट्रल गवर्नमेंट है और अलग अलग राज्यों में अपना गवर्नमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये था उसके साथ ही, अच्छा इतना ही नहीं, राज्य में रहने वाले व्यक्ति उनके अंदर शांति है, सुख है, क्या उनके अंदर किसी भी प्रकार की कमी है, या फिर वो एक तरीके से मान सकते हैं कि उनका हर पक्ष जो है वो डेवलपमेंट है कि नहीं है, इन सभी चीजों का ध्यान देगा। समृद्धि में, अच्छा उन सभी बिंदुओं को, उन सभी पॉइंटों को, उन सभी बिंदुओं को सरकार के द्वारा खत्म कर दिया जाएगा जो किसी भी व्यक्ति की समृद्धि में बाधा बनती है, अर्थात भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी बिंदु पर, अगर किसी भी पॉइंट्स पर उसको डेवलप होने में अगर कोई एक ऐसा पॉइंट्स है जो बाधा बनती है, मान के चलते हैं कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका जो है राजनीति में वो आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियां क्या करती है, इस पर दबाव डालती हैं कि ये किसी भी तरीके से आगे न बढ़ पाए, चुनाव न लड़ पाए, इसका पर्चा खारिज कर दिया जाता है, किसी न किसी प्रकार से इसके जो है चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की जाती है। तो ऐसे पॉइंटों को खत्म करना ही राजनीति का अध्ययन कहलाता है, राजनीति का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजों को आपने देखा, और आपने देखा कि राजनीति के जो राज्य है, राज्य का जो स्वरूप है, इसके अंतर्गत राज्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो किस किस पॉइंट्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट्स हम लोग देखते हैं सरकार का अध्ययन, ठीक है ना। अभी इसके पहले हमने बताया कि किसी भी राज्य के लिए, राज्य जो होता है, राज्य के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। जैसे एक राज्य जो होता है, ठीक है ना, राज्य, ठीक है, ये चूंकि अमूर्त संस्था है तो इसके लिए सरकार का होना जरूरी है, ठीक है ना। अभी हम देखे हैं कि इसके पहले सबसे पहले हमने मानव का अध्ययन किया, ठीक है, मानव का सुखी होना, सब कुछ रहना जरूरी है, 100% जरूरी है। और यहाँ पे फिर हमने देखा कि उसके बाद राज्य का अध्ययन किया। तो राज्य का अध्ययन जब हमने किया तो राज्य के अध्ययन में हमने देखा कि वर्तमान समय में, मतलब भूतकाल में, बीते हुए समय में राज्य का स्वरूप कैसा था, और वर्तमान समय में राज्य का स्वरूप कैसा है, और आने वाले समय में राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। फिर हमने देखा कि राज्य का स्वरूप और राज्य को जो चलाने का काम करती है वो कौन है, गवर्नमेंट्स है। तो जब हम लोग मानव का अध्ययन किए, मानव के बाद राज्य का अध्ययन किए, तो यही मानव तो जाकर के सरकार बनाते हैं, यही मानव चुनाव प्रक्रिया के द्वारा राज्य में सरकार बनाने का काम करते हैं। तो राज्य, जब हमने मानव का अध्ययन किया तो फाइनली हमें सरकार का भी अध्ययन करना पड़ेगा, जाहिर करना पड़ेगा। तो पहला जो क्षेत्र था मानव था, दूसरा क्षेत्र राज्य बन गया, तीसरा जो क्षेत्र था वो सरकार बन गया। अब हम देखेंगे कि किस किस राज्य में किस किस प्रकार की जो है सरकारें होती हैं, कौन कौन से काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे नहीं करती हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने जाना कि राज्य जो होता है वो अमूर्त संस्था है और सरकार वहां पे मूर्त रूप में रहती है। अर्थात मूर्त रूप में रहने का मतलब क्या है, मूर्त रूप में रहने का मतलब कि सरकार की इच्छा, वो राज्य की इच्छाओं को, राज्य के सिद्धांतों को, राज्य के जो अपने अपने कर्तव्य होते हैं उसको निर्वहन करने का काम, एक्टिविटी करने का काम कौन करती है, तो ये सरकार करती है, ठीक है ना। सरकार के रूप की यदि बात करें हम लोग तो कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, फिर न्यायपालिका है। कार्यपालिका क्या करती है, ये किसी भी प्रकार के लॉज अगर बनाए जाते हैं, विधि कानून, किसी प्रकार का नियम कानून विधि बनाई जाती है तो उसको लागू करने का काम कौन करता है, तो कार्यपालिका करती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है व्यवस्थापिका को हम लोग देखते हैं, तो जो व्यवस्थापिका होती है ये किसी भी प्रकार के कानून को बनाने का काम करती है। इसमें दो सभाएं होती हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है, राज्यसभा जो होता है उच्च सभा होता है, ठीक है। तो सरकार का जब हम लोग रूप का अध्ययन करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के रूपों का अध्ययन हमें करना पड़ता है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत फिर न्यायपालिका है, न्यायपालिका के 3 स्टेज है, डिस्ट्रिक्ट न्यायपालिका होती है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो उसको भी 3 चरणों में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इन ओवरऑल सरकार के विभिन्न रूपों का जब अध्ययन होता है तो ये भी किसके अंतर्गत आ जाता है, राजनीति के अंतर्गत आ जाता है। अर्थात इन सभी चीजों में से जब तक जो भी हमने देखा, मानव का अध्ययन करते हैं तो भी राजनीति का अध्ययन कहलाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं सरकार का अध्ययन करते हैं तो भी राजनीति का अध्ययन करते हैं, राज्य का अध्ययन करते हैं तो भी राजनीति का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी प्रकार का जब शासन व्यवस्था का हम लोग अध्ययन करते हैं, लोक प्रशासन की अध्ययन जब हम लोग करते हैं तो वो भी राजनीति के अंतर्गत आ जाता है।
राजनीतिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। उदाहरण के लिए हम लोग समझते हैं जैसे निर्वाचन का मतलब चुनाव प्रचार जो होता है उसमें निर्वाचन किया जाता है। उसके बाद जो भी व्यक्ति क्या होता है, उम्मीदवार होता है, वो चुनाव लड़ता है, जीतता है, फिर जाकर के सरकार बनाता है। तो ये सारे प्रोसेस चलता रहता है। प्रतिनिधित्व करने का जो काम होता है उसके अंतर्गत भी आ जाता है, वो भी उसका भी अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो राजनीति का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ राजनीतिक दल हो गया, दबाव समूह, ठीक है ना। राजनीतिक दल तो आप लोग जानते ही होंगे। राजनीतिक दल कहने का मतलब एक ऐसी पार्टी, जैसे वर्तमान में हम लोग देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, ये सभी के सभी, ठीक है ना, बीजेपी, समाजवादी, बीएसपी, ये सभी के सभी क्या है, राजनीतिक पार्टियां हैं। तो इनका भी जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो भी राजनीति के अंतर्गत आ जाता है। चूंकि ये सब राजनीति से ही संबंधित विषय हैं, इसीलिए ये राजनीति के क्षेत्र में आ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग दबाव समूह का अध्ययन करेंगे। जैसे मान के चलिए किसी भी प्रकार का अगर संविधान का उन्मूलन होता है या फिर कोई ऐसा लॉज संविधान में डाल दिया जाता है कि जरूरी है या फिर जरूरी नहीं है, तो क्या किया जाता है उसके लिए जो है संविधान मतलब कुछ ऐसे दबाव समूह होते हैं जो जो शासन और प्रशासन पे दबाव लगाने का काम करते हैं कि ये जो नियम बनाया गया है ये हमारे जो हक है या फिर जो हमारे अधिकार है उनका उल्लंघन करने का काम करता है, इसीलिए इसका जो है वायलेशन किया जाना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। तो ऐसा काम जो कौन करता है, वो दबाव समूह करता है। इसमें जो है एक पार्टी जो सत्ता में हो सकती है और दूसरी पार्टी जो सत्ता में नहीं होती है वो दबाव समूह के रूप में काम कर सकती है। इसके बाद जनमत का काम होता है, यानी जन के द्वारा जन का क्या मत है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अनशन पे लोग बैठ जाते हैं, विभिन्न प्रकार का एक तरीके से कह सकते हैं कि सड़क पे जाकर के आंदोलन करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी दबाव समूह के रूप में कहीं ना कहीं काम करते हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने की भूमिका नहीं निभाती हैं, लेकिन वो दबाव समूह का काम करती हैं, जो शासन प्रशासन में होती है, जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होती है उससे प्रश्न पूछने का भी काम करती हैं और उसके विभिन्न कार्यों को भी, अगर वो कुछ ऐसे कानून बनाता है जो उनके अधिकारों को वायलेशन करता है तो उन पर दबाव डालने का भी काम करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही होंगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ये चीजें यहाँ क्लियर नहीं हुई, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं राजनीतिक दर्शन का अध्ययन। राजनीतिक दर्शन क्या होता है, देखिए राजनीतिक दर्शन वास्तव में राजनीति से पहले, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि राजनीति जो है राजनीति दर्शन से ही निकल करके आया है। प्रारंभ में जब राजनीतिक शुरुआत हुआ था तो उस समय राजनीति को राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान न कर करके उसको राजनीतिक दर्शन के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राजनीतिक शास्त्र जो है सबसे मुख्य, राजनीतिक शास्त्र का जो सबसे मुख्य विषय होता है वो क्या होता है, राजनीतिक दर्शन होता है। अर्थात राजनीतिक दर्शन का भी अगर हम लोग किसी प्रकार से अध्ययन करते हैं और उसके अध्यात्म का अध्ययन करते हैं तो ये राजनीति विषय के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। गिलक्राइस्ट महोदय क्या कहते हैं, कहते हैं गिलक्राइस्ट महोदय राजनीतिक दर्शन राजनीति शास्त्र से पूर्वगामी है। अर्थात राजनीतिक जो दर्शन है ये राजनीति के आने से पहले थी, ठीक है ना। अर्थात राजनीति से, राजनीति दर्शन से राजनीति शास्त्र निकल करके आया है। इनका गिलक्राइस्ट का कहने का मतलब यह है। ये एक नंबर में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत, राज्य का स्वरूप और उद्देश्य, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत का, ठीक है ना, तो ये भी राजनीतिक दर्शन में हम लोग को मिलता है। बाद में आकर के वही सिद्धांत बाद में आकर के क्या बन जाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत बन जाते हैं। यानी राजनीति में जैसे राज्य का अध्ययन कैसा होगा, राज्य का स्वरूप कैसा होगा, राज्य का कोई भी बिंदु अगर हम लोग बात करते हैं राज्य में, जैसे राज्य में जनता क्या करेगी, सरकार की क्या भूमिका होगी, और भी जो दबाव समूह होंगे उनकी क्या भूमिका होंगी, तो ये सभी के सभी पिछले बहुत पहले समय में जब हम लोग राजनीति का अध्ययन करते थे तो वहां पे सामंतवादी व्यवस्था हुआ करती थी, सामंत लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े धनी व्यक्ति जो होते थे वो जो है कहीं ना कहीं सरकार को प्रभावित करने का काम करते थे। कई बार ऐसा देखा गया कि राजाओं को हटा हटा करके जो है वो लोग खुद जो है वहां पे बैठ जाते थे, ठीक है ना, या फिर वो लोग अपना शासन प्रशासन स्टार्ट कर लेते थे, ठीक है। तो इतनी भूमिका हो जाती थी, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है उस समय जो है राज्य और व्यक्ति और फिर जो है सरकार व व्यक्ति का अध्ययन करना भी क्या कहलाता है, राज्य का अध्ययन कहलाता है। यहाँ तक कि राज्य और व्यक्ति के बीच में अगर हम संबंध की बात करें तो ये भी राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है, और सरकार और व्यक्ति के बीच का संबंध की बात करें तो ये भी राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है।
ठीक है ना। तो यहां तक उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। देखिए राज्य और व्यक्ति के बीच की बात अगर हम लोग करते हैं, इसके संबंध की बात करते हैं, ठीक है, तो भी ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। और राज्य और व्यक्ति, सरकार और व्यक्ति के बीच का संबंध की अगर बात करें तो भी राजनीति विषय के अंतर्गत, राजनीति विज्ञान के विषय के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, सरकार और व्यक्ति की बात करें, मान के चलिए किसी भी प्रकार का लॉज आता है जो कि किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार जो होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसका वायलेशन करता है। तो होता क्या है, सरकार के द्वारा जो लागू किया गया होता है, इन व्यक्तियों के द्वारा क्या किया जाता है, वायलेशन, मतलब अधिकार के लिए अपना कभी आंदोलन करते हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के लिए ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है तो हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अपना वहां से न्याय पाने की एक गुहार लगा करके जाता है कि हम लोग को वहां, हमको जो है हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, हमको यहाँ अधिकार चाहिए। तो ये भी राजनीति का ही क्षेत्र है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो हेडिंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या है, मान के चलिए एक यहाँ पे देश है, दूसरा यहाँ पे देश है, इन दोनों के देश के बीच में कुछ ना कुछ संबंध तो होंगे ही होंगे, जाहिर होंगे। वो एशियन समय में भी अगर हम लोग देखें तो मसालों का व्यापार हुआ करता था, अर्थात भारत से मसाला लेकर के लोग जाकर के यूरोप में बेचा करते थे। यूरोप के जो यात्री वगैरह आए थे, जस्ट लाइक हम मान सकते हैं वास्को डी गामा, वो क्या किया था, यहाँ से मान के चलिए ये भारत है, ठीक है ना, तो यहां से क्या किया था, वो मसालों को उठा करके ले जाकर के कई गुना दामों पे वहां पे बेचा था, ठीक है ना। तो अंतरराष्ट्रीय जब संबंधों की हम लोग बात करते हैं तो वो तो तब का संबंध था। वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय संबंध किस प्रकार से है क्या नहीं है, किसके बीच में दुश्मनी चल रहा है, किसके बीच में संधि है। जैसे हम लोग एक उदाहरण उठा के देख सकते हैं कि जो सिंधु जल समझौता है, सिंधु जल समझौता, ठीक है ना, जो सिंधु जल समझौता है, इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता हुआ है, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ है, इसके हिसाब से भारत जो है उसके 20% जल का प्रयोग करेगा और पाकिस्तान जो है उसके 80% जल का प्रयोग करेगा। तो यही होता है समझौता या फिर संधि। और एक तरीके से हम लोग बात करें कि किसी भी प्रकार का अगर राज्य है तो अपने आप में वो निर्भर नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को व्यापार को लेकर के, ठीक है, व्यापार को लेकर के एक दूसरे पे वो निर्भर रहते हैं। कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में किसी एक स्पेसिफिक फसल का उत्पादन होता है, या फिर किसी अन्य राज्य में ज्यादा फसल का उत्पादन हो सकता है। जैसे गेहूं का उत्पादन भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो भारत क्या करता है, गेहूं का एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो मान के चलिए दूसरे जो देश होते हैं उनसे अगर किसी भी प्रकार का अगर मतभेद हो गया, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक तरीके से ये गेहूं का एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा, फिर वहां पे किसी न किसी प्रकार की समस्या तो होनी ही होनी है, ठीक है ना। तो ये जो है व्यापार हो गया, ठीक है, और किसी भी प्रकार का जैसे सिंधु जल समझौता हो गया, अभी हमने देख लिया भारत और पाक के बीच में, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर इन समझौतों का भी अगर हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये भी राजनीति का ही अध्ययन करते हैं और ये भी राजनीतिक क्षेत्र का विषय है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करते हैं, उनके पारस्परिक संबंध तो हो ही गया, ठीक है ना। ये जैसे अब भारत और पाकिस्तान का संबंध किसी भी प्रकार का अगर बिगड़ता है तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं भारत अपनी मनमानी करेगा तो पाकिस्तान उससे कहीं ना कहीं प्रभावी होगा। आगे हम लोग देखेंगे, राज्य के द्वारा अंतरराष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा नहीं की जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी प्रकार की संधि हो जाती है दो राज्यों के बीच में, ठीक है ना, तो एक राज्य जो है दूसरे राज्य से किसी भी प्रकार का अगर अवहेलना कर देता है, जैसे ये संधि हुई है, ठीक है ना, अब क्या करता है पाकिस्तान, ये भारत क्या करता है कि पाकिस्तान से, ठीक है ना, पाकिस्तान से कहता है कि भाई 20% पे समझौता हुआ है लेकिन 20% में हमारा काम नहीं चल रहा है, हम और ज्यादा काम करेंगे, और ज्यादा हमें पानी की आवश्यकता है, इसीलिए क्या करो, अब हम तुम्हारा परसेंटेज कम कर दे रहे हैं, 50% तुमको पानी देंगे, इससे ज्यादा पानी हम नहीं देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो भारत तो क्या करेगा, उपेक्षा करेगा, ठीक है ना, भारत उसका उपेक्षा कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि ये कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान से उपेक्षा कर दे रहा है तो चीन से भी तो इसका कुछ संबंध होगा, अमेरिका से भी कुछ संबंध होगा, रूस से भी संबंध होगा, ठीक है, यहां तक कि फ्रांस से भी कहीं ना कहीं संबंध होगा। तो ये जो अगर मान के चलिए ये जो भारत है अगर किसी भी प्रकार का पाक से भी जो है संबंध खराब कर लेता है तो कहीं ना कहीं ये चाइना जो है पाक को सपोर्ट करता है,
ठीक है ना, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो इसके सपोर्ट में हो जाएगा तो ये भारत का खिलाफ कर देगा तुरंत, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो राज्य होते हैं उनकी निर्भरता जो होती है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, ऐसा नहीं हो सकता पूरी तरीके से फ्री है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापार के कारण या फिर जल के कारण या फिर अन्य किसी भी चीजों के कारण, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें हम लोग तो ब्रह्मपुत्र नदी ज्यादा से ज्यादा किसमें बहती है, चाइना में बहती है, कुछ ही भाग तो इंडिया में रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय जो नियम या फिर संधियां बनाई गई हैं उसको फॉलो करना पड़ता है हर देश को, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं, राजयन राजनय। राजनय की मतलब, राजनय का मतलब क्या है, विदेशी नीति, ठीक है ना, विदेशी नीति अर्थात किसी भी, जैसे एक होता है हमारे यहाँ एक मंत्रालय भी है, विदेश मंत्रालय, ठीक है ना, विदेश मंत्रालय। तो विदेश मंत्रालय ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ अपनी नीतियां बनाएंगे, नीति बनाएंगे, ठीक है, नीति बना करके वो विदेश में, जैसे विदेश में जो होता है कोई भी देश है, जैसे मान के चलिए फ्रांस है, ठीक है, और चाइना है, ठीक है। तो चाइना या फिर जो फ्रांस है, तो फ्रांस के साथ क्या नीति होनी चाहिए, और इसके चाइना के साथ कौन कौन सी नीति होनी चाहिए, किससे हमें क्या लाभ प्राप्त करना है, किससे हमें ज्यादा हानि होगी, इन सभी बातों का ध्यान रखने का काम जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है, वो नीतिगत कुशलता या फिर विदेश नीति के अंतर्गत आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं राजनय, ठीक है ना। राजनय के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नीतिगत कुशलता होना जरूरी है। मान के चलिए कोई विदेश मंत्री है और इसको विदेश का थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, तो क्या ये किसी भी प्रकार से वहां पे कुशल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, दिक्कतें हो जाएंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इन सभी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो राजनीति के क्षेत्र का ही अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय विधि। अंतरराष्ट्रीय विधि देखिए, जिस तरीके से भारत के द्वारा अपने आंतरिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए नीतियां बनाता है, ठीक उसी प्रकार जो विदेश नीति होती है, ठीक है ना, विदेश नीति होती है, इसको भी बनाने का काम करता है, ठीक है ना। विदेशी जो विधि होती है उसको बनाने का काम करेगा, और ये किस पे डिपेंड करेगी, ये दोनों देश पे डिपेंड करेंगी। जो दूसरा देश होगा, मान के चलिए फ्रांस की अगर हम लोग बात करें, तो फ्रांस और भारत दोनों मिलकर के उस विधि को देखेंगे कि इसमें फ्रांस का क्या नुकसान या फायदा है, या फिर भारत का क्या नुकसान और फायदा है, ठीक है ना। और किसी भी प्रकार का अगर देखते हैं कि एक दूसरे से कोई भी विधि एक दूसरे को ऐसा कर रही है कि एक दूसरे की विधि का वायलेशन कर रही है, तो वो क्या करता है, उस विधि को मानता भी है या फिर नहीं मानता है। उदाहरण के लिए राजनीति का मुख्य विषय ये भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि कोई भी देश एक दूसरे पे ऐसा नहीं हो सकता कि अपने आप में, सिर्फ अपने आप में रह करके वो विकसित हो सकता है। एक राष्ट्र को विकसित होने के लिए दूसरे राष्ट्र से संबंध रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो और यहाँ तक कि जो एक दूसरे से युद्ध अगर करने की बात होती है, जैसे भारत और चाइना के बीच में 1960 में जो युद्ध हुआ था, उसके अंतर्गत कई व्यापार ऐसे हुए थे, ठप पड़ गए थे। अभी जल्दी रूस और यूक्रेन की बात करें, अभी वर्तमान में इजराइल की जो युद्ध है वो चल ही रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। अब उसके बाद कौन कौन सी संधियां होती हैं, किस प्रकार से उसमें कौन कौन से प्रावधान डाले जाते हैं कि कौन सा देश क्या करेगा, कौन सा देश नहीं करेगा। जैसे हम लोग प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध में जो दूसरा पक्ष था, जो अमेरिका से संबंधित, जो ब्रिटेन से संबंधित पक्ष था, वो इतना ज्यादा ऐसे ऐसे संधियां बना दी थी जिसकी वजह से फिर द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ। जर्मनी पे इतना ज्यादा बोझ लाद दिया गया, जिसकी वजह से जो दूसरा देश था, जो मतलब जर्मनी जो था दूसरा देश, उसके इतना ज्यादा वो प्रताड़ित हुआ कि फिर वो दूसरी जो विश्व युद्ध हुआ उसके लिए वो बाध्य हो गया, ठीक है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं बिल्कुल डिपेंड करता है। और इन सभी का भी जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन ही करते हैं। युद्धवादियों का जो प्रश्न होता है, यानी कि अगर कोई एक है युद्ध जीत जाता है, कोई युद्ध हार जाता है, तो उसके बीच में जो युद्धवादी मतलब जो जीत जाता है वो क्या अपना संधि, क्या प्रस्ताव रखेगा, क्या संधि करेगा, क्या नहीं करेगा, इन सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। ये भी इन सबों का यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो राजनीति का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है, राजनीतिक दल व दबाव समूह का अध्ययन।
राजनीतिक दल की यदि हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो राजनीतिक दल, ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो जैसे वर्तमान में हम लोग देखें बीजेपी है, सपा है, एसपी है, ठीक है ना, उसके बाद बीएसपी है, और भी अन्य अन्य पार्टियां जो होती हैं वो होती हैं। यहाँ पे एक चीज हम लोग बात करेंगे, जो बीजेपी शासन है वर्तमान में सत्ता में है, लेकिन जो एसपी है ये सत्ता में नहीं, ठीक है ना। तो क्या करेगी अब बीजेपी, मान लीजिए कि कोई एक कानून लेकर के आती है, ठीक है ना, और ये कानून किसी भी प्रकार से मूल अधिकार का वायलेशन करता है, मूल अधिकार का वायलेशन करता है, ठीक है ना, कहता है कि इससे जो है मूल अधिकार का कहीं ना कहीं उसके लिए दिक्कतें उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अब ये जो सेकेंड पार्टी जो समाजवादी पार्टी होती है, ये इस पे दबाव लगाने का काम करेगी कि ये जो आपने जो विधि लाई है, जो कानून बनाया है, ये मूल अधिकार का वायलेशन कर रहा है, इसीलिए आप क्या करिए, इसको वापस कर लीजिए, ठीक है। तो काफी हद तक ऐसा होता है कि जो दबाव समूह होते या फिर दूसरा पक्ष जो होता है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को करने में कामयाब होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जो दूसरी सत्ता होती है, जो सत्ता में जो पार्टी होती है, उसको फ्यूचर में अपनी सत्ता को बचाना तो है, तो कहीं ना कहीं इस दबाव समूह के कारण वो जो है कुछ ऐसे फैसले जो जरूरी होते भी हैं, जरूरी नहीं होते हैं, तो उसको वापस लेना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे अभी पीछे किसान बिल जो पास हुआ था, वो भी जो है दबाव समूह के कारण जो है वापस हो गया। तो ये सब का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो भी राजनीति के क्षेत्र ही कहलाते हैं, ठीक है ना। संविधान का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, और फिर जो है शासन और औपचारिक जो संस्थाएं होती हैं, इन सभी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो भी राजनीतिक क्षेत्र का अध्ययन कहलाता है। कह रहा है कि सतह से आगे होकर के वास्तविकताओं का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये राजनीति के अंतर्गत आ जाता है, राजनीति का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं, अगला जो पॉइंट्स है वो है स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या। एक चीज हम लोग समझते हैं, जो स्थानीय समस्या, स्थानीय समस्या का क्या मतलब, जैसे मान के चलिए कोई एक गांव है, ठीक है, वहां पे मिट्टी की सड़क है। अब सरकार की कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी होती है कि इस सड़क का निर्माण कराए, या फिर नालियों का जो समस्या हो जाती है, ठीक है, या फिर हम लोग देखते हैं कि कोई एक जिला है, उसमें जिला स्तर पे किसी भी प्रकार की समस्या हो जाती है, कोई विद्रोह हो जाता है, आंतरिक विद्रोह हो जाता है, एसडीएम या डीएम के यहाँ जाकर के कोई धरना प्रदर्शन करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, तो ये सब भी समस्याओं का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो राजनीति का क्षेत्र कहलाता है। फिर जो है राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लोग किसी भी प्रकार के समस्या की बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय स्तर होता है उस पर यदि हम लोग किसी भी समस्या की बात करें तो उसका भी जब हम लोग अध्ययन करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी राजनीति के क्षेत्र के अंतर्गत कहलाता है। और यदि अंतरराष्ट्रीय समस्या किसी प्रकार का उत्पन्न होती है, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, तो ये भी, इसका भी अध्ययन हम लोग करेंगे तो ये भी क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। अंतरराष्ट्रीय समस्या का मान के चलिए कि किसी प्रकार की संधि है, ठीक है, और कोई मान के चलिए एक देश और दूसरे देश के बीच में किसी प्रकार की संधि हुई है, और एक देश क्या करता है, दूसरे देश का, मान के चलिए ए कोई देश है, बी भी कोई देश है, अब ये क्या करता है, इन दोनों के बीच में कोई एक संधि है, ठीक है, अब ये क्या करता है, संधि का वायलेशन कर देता है, कहता है हम इस संधि को मानेंगे ही नहीं मानेंगे। अभी जल्दी ही जो है कनाडा क्या किया था, जो T20 सम्मेलन हुआ था, G20, ठीक है ना, G20 जो सम्मेलन हुआ था, इसमें क्या किया कि वो जो भारत ने जो प्रस्ताव रखा, पक्ष रखा, उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अंतरराष्ट्रीय समस्या के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। और फिर जो है स्थानीय समस्या आ जाती है, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार का समस्या आ जाता है तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाता है, वो भी जो है राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आ जाता है। ये सारी चीजें मान के चलिए, ये सारी चीजों की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग गांव में मिट्टी का जो सड़क है उसको जो सड़क बनवा देना, और फिर गांव में किसी प्रकार की समस्या होगी उसको सही करना, तो ये जो है माना ये जाता है कि ये सरकार की सफलता है, ठीक है ना, सरकार की सफलता है। अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये एक तरीके से सरकार का जो वर्तमान में सत्ता में है, तो अगर कोई बोलता है कि बताइए कि आपकी सरकार क्या काम की है क्या नहीं काम की है, तो ये सरकार की सफलता में इसे गिनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी राजनीति के अंतर्गत आ जाता है। कुछ ऐसे नीतिगत फैसले होते हैं जो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे होते हैं या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे होते हैं, तो ये सब का सब राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, और इन सभी का हमें अध्ययन करना पड़ता है राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें
और अब तक आपने अगर टारगेट सेमेस्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से उसको डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।